नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। हम पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसे कहते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना समांतर माध्य के बारे में। आज हम जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति का दूसरा माप यानी मध्यिका के बारे में। तो मध्यिका किसे कहेंगे यानी मीडियन किसे कहेंगे। तो मीडियन होता है किसी भी श्रेणी को जब हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो जो मध्य का मूल्य आता है उस मध्य मूल्य को मध्यिका या मीडियन कहा जाता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो वह मूल्य जो कि मध्य में स्थित है या श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है, उस मध्य मूल्य को या उस केंद्रीय मूल्य को क्या कहेंगे, मध्यिका कहेंगे। मध्यिका की गणना करते हुए यानी मीडियन निकालते हुए हम उसको m अक्षर जो कि अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है तो उसे m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मध्यिका कितनी श्रेणियों में निकाली जा सकती है। तो मध्यिका तीनों ही प्रकार की श्रेणियों में निकाली जा सकती है। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज और नंबर 3 अखंडित श्रेणी यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तीनों ही श्रेणियों में मध्यिका निकालने का सूत्र आप देखिए कि व्यक्तिगत श्रेणी में जब हम मध्यिका की गणना करेंगे तो m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 ओवर 2th आइटम। यहाँ पर n क्या है, मदों की संख्या या आइटम नंबर कितने आइटम हमारे पास हैं। ऐसे ही खंडित श्रेणी में भी सेम रहेगा फॉर्मूला, m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 ओवर 2th आइटम। अखंडित श्रेणी में फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यहाँ पर है m इक्वल टू साइज ऑफ n ओवर 2। यहाँ देखिए n प्लस 1 है, यहाँ पर ओनली n ओवर 2th आइटम। इसके द्वारा मध्यिका की गणना की जाएगी। व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से मध्यिका की गणना की जाएगी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में दो प्रकार की श्रेणियां हमारे पास हो सकती है, विषम श्रेणी और दूसरी सम श्रेणी यानी ओड नंबर और इवन नंबर। ओड नंबर कैसे, जब हमारे पास संख्या हो, जैसे यहाँ पर n हमारा 9 है तो ऐसे ही 9 या 7 या 5, 3, 11, 13 जब ओड हमारे पास संख्या हो, ओड नंबर्स हो श्रेणी के, तब मध्यिका की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो सबसे पहला कार्य होता है कि जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़े दिए गए हैं 11, 12, 8, 5, 9, 14, 20, 15 और 13। इन सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में यहाँ पर हमने लिख दिया है। अवरोही क्रम में भी हम लिख देंगे तब भी मध्यिका हमारी वही आएगी। हमारे टोटल नंबर कितने हैं, 9, और ये है उनके मूल्य या उनके साइज। अब फॉर्मूला लगाएंगे m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1। तो n कितना है, 9 प्लस 1 ओवर 2th आइटम। अब 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 ओवर 2 यानी 5th आइटम। 5th आइटम जो है वो कौन सा हमारा, यहाँ पर इस आइटम का साइज क्या है, साइज यहाँ पर ये इसका साइज है। तो 5th आइटम का जो साइज है वही हमारी मध्यिका होगी यानी m होगा। मध्यिका इक्वल टू 12। कितना आसान है ये मध्यिका निकालना। ऐसे ही जब हमारे पास सम श्रेणी हो यानी जब हमारे पास टोटल नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से हैं तो हम कैसे मध्यिका की गणना करेंगे। इसमें भी वही रहेगा सेम कि हम पहले आरोही या अवरोही क्रम में उस श्रेणी को व्यवस्थित करेंगे, उसके आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद मध्यिका की गणना करेंगे। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको भी। किसी स्थान पर वर्ष के 12 महीनों में तापमान के आंकड़े निम्नलिखित हैं, मध्यिका ज्ञात कीजिए। तापमान के आंकड़े दिए हैं 6, 10, 14, 18, 26, 30, 28, 24, 22, 16, 12 और 8। तो यहाँ हमने 12 महीने लिख दिए यानी n इक्वल टू 12 आ गया। उसके बाद इनका जो मूल्य था, जो भी इनके तापमान के आंकड़े थे वो हमने आरोही क्रम में लिख दिए हैं। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे कि मीडियन कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ n प्लस 1। n कितना है, यहाँ पर 12 है, 12 जमा में 1 13, तो 13/2 यानी 6.5th आइटम आ गया। अब यहाँ पर 6.5 जो आइटम है वो कौन सा है, क्या होगा, ये 6 है और ये 7। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 6.5 जो आइटम है वो होगा। तो उसकी गणना हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा स्टेप और आएगा कि साइज ऑफ 6.5th आइटम कैसे निकालेंगे। वैल्यू ऑफ 6th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 7th आइटम। 6th आइटम कौन सा हमारा, ये
और 7th कौन सा है ये, इन दोनों की अगर हम वैल्यू ले लें और इनको प्लस कर दें, प्लस करने के बाद इसका एवरेज निकालेंगे, यानी 16 + 18/2 यानी 34/2 और मीडियन आ गया 17 यानी 17 डिग्री सेल्सियस इस पूरी श्रेणी का औसत तापमान आ गया। ये थी गणना। व्यक्तिगत श्रेणी में जब हमारे पास आंकड़े हों तो उसकी गणना या उसकी मध्यका कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट है खंडित श्रेणी में कैसे निकालेंगे। तो खंडित श्रेणी को भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यका निकालिए। इसमें अंक दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। विद्यार्थियों की संख्या है 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 और 4। तो ये देखिए यहाँ पर इसने अंकों को पहले ही आरोही क्रम में लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। नेक्स्ट दी है विद्यार्थियों की संख्या या आवृत्ति जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारा पहला स्टेप अब क्या होगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना यानी संचयी आवृत्ति निकालना। संचयी आवृत्ति आपको पता है कि पहले वाले स्टेप में नेक्स्ट जोड़ते चले जाएंगे और संचयी आवृत्ति निकलती जाएगी, यानी पहले 2 और उसके बाद 2 में 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10, तो 10 में 16 जोड़ देंगे तो 26। इस प्रकार से जोड़ करते हुए हमारा टोटल जो नंबर है यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी 99 यानी 99। अब फॉर्मूला यूज करते हैं कि m = साइज ऑफ n+1। n कितना है यहाँ पर हमारा 99 + 1/2th आइटम, तो ये हो गया साइज ऑफ 50th आइटम। अब 50th यानी 50वां जो आइटम है सबसे पहले किस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आया है, इसके अंदर आया है और इसका साइज क्या है ये है, यानी 40 हमारी क्या हो गई मध्यका हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जब 52वें आइटम का जो भी मूल्य होगा वो 40 है तो 50वें आइटम का मूल्य भी 40 होगा, क्योंकि 26 के बाद 52 तक 27 से लेकर 52 तक के जितने भी आइटम हैं उनका मूल्य कितना होगा 40 होगा। मध्यका आ गई हमारी 40। अब जानते हैं अखंडित श्रेणी या कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर किस प्रकार से हम मध्यका निकालेंगे। एग्जाम्पल है कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण श्रृंखला की मध्यका ज्ञात कीजिए, जिसमें अंक वर्गों में दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और विद्यार्थियों की संख्या है 6, 15, 12, 10, 6 और 3। ये हमने वर्ग लिख लिए यानी प्राप्त अंक, और आगे है विद्यार्थियों की संख्या। पहला स्टेप सेम वही रहेगा जो हमने खंडित श्रेणी में निकाला था, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले सभी जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं उनको जोड़ लेंगे और टोटल नंबर हमारा कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। उसके बाद कि हम इसकी मध्यका ज्ञात करें, तो मध्यका ज्ञात करने का सूत्र बताया था साइज ऑफ n/2th आइटम। n कितना है 52 और 52/2 आ गया 26th आइटम। अब 26th आइटम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए आप सबसे पहले किस वर्ग में आया है, किस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आया है 33 में आया है। अब 33 के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कहेंगे f कहेंगे, यानी मध्यका की फ्रीक्वेंसी, और उसके सामने वाला जो वर्ग है वो क्या होगा मध्यका वर्ग कहलाता है। तो ये हमारे पास 3 आइटम आ गए। इनकी सहायता से अब हम देखेंगे कि इस वर्ग के अंदर यानी 20 से लेकर 30 के बीच में हमारी मध्यका कहाँ है। उसे निकालने के लिए फिर से एक इंटरपोलेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है, और मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है उसका कि m = L1 + n/2 - CF / F × I। L1 क्या है लोअर लिमिट, ये मध्यका वर्ग है, मध्यका वर्ग की यह लोअर लिमिट है यानी L1 और यह है L2। तो यहाँ पर 20 हो गई हमारी L1 यानी लोअर लिमिट क्या है उस वर्ग की 20 है। नेक्स्ट है n/2, n कितना था 52, n/2 आ गया 26 - CF। अब CF सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी के अंदर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारी मध्यका आई थी, लेकिन जो मध्यका वर्ग होता है उससे ऊपर वाले वर्ग की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये हमारी CF मानी जाएगी यहाँ पर। तो उसमें 26 - 21 और फ्रीक्वेंसी क्या है इस वर्ग की 12 और मल्टीप्लाई बाई 10 क्या है I का मान, I क्या है इंटरवल यानी क्लास इंटरवल, जो हमारा मध्यका वर्ग है उसका इंटरवल क्या है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये L2 है, L2 - L1 कितना आ गया
10, तो यहाँ पर रख देंगे मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये सारा कैलकुलेट करेंगे, 20 जमा में 5/12 गुना में 10, 20 प्लस 4.16 और कुल मिलाकर हमारी मध्यक आ जाती है 24.16 अंक। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको कि यहाँ तक आपने देख लिया था साइज ऑफ n/2 आइटम, यानी 26 जो आइटम है उसका जो साइज होगा वह हमारी मध्यका होगी। और 26 आइटम जो सबसे पहले किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, 33 में आएगा। 33 के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी होगी वह मध्यका फ्रीक्वेंसी होगी, उसके सामने वाला वर्ग को हम मध्यका वर्ग कहेंगे। और इसके इधर वाले जो वैल्यू है उसको लोअर लिमिट कहेंगे, इधर वाली वैल्यू है उसको अपर लिमिट कहेंगे। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट निकाल देंगे तो इसका क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल आ जाएगा, जो कि आई के द्वारा हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आपने सारी चीज़ें देख ली। अब इस मेथड के अंदर या इस फॉर्मूले के अंदर जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं सारी पुट कर देंगे। L1 20, n/2 यानी 26 माइनस CF क्या होगा, जिस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले आया था उससे ऊपर वाली जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका मान यहाँ पर हम रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई आई कितना आया था 10 और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 12। ये सारा वैल्यू पुट करने के बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी मूल्य आएगा वह हमारी मध्यका होगी, हमारा औसत होगा। नेक्स्ट है अखंड श्रेणी में बिंदु रेखीय विधि के द्वारा भी हम मध्यका ज्ञात कर सकते हैं। और यह मध्यका ज्ञात करने की जो विधि है वह क्या कहलाएगी, ओजाइव मेथड कहलाएगी। इसमें 3 प्रकार से हम मध्यका ज्ञात कर सकते हैं, लेस देन ओजाइव के द्वारा, मोर देन ओजाइव के द्वारा और कंबाइन ओजाइव के द्वारा, यानी लेस देन और मोर देन। इसकी गणना करने के लिए ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। ग्राफ पेपर के ऊपर हम x और y लेंगे। y के ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी दी गई है, आइटम्स दिए हैं, उसको हम रखेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में और नीचे रखेंगे उनकी जो वैल्यू या साइज ऑफ आइटम है हमें दिया गया है उसको यहाँ रखेंगे। उसके बाद जितनी वैल्यू है उसका हम एक कर्व बनाएंगे। ये है लेस देन कर्व और ये है मोर देन कर्व। तो मोर देन कर्व और लेस देन कर्व के निकालने के बाद ही मध्यका की गणना की जाएगी। अब जानते हैं मध्यका के गुण और दोष। तो गुण है नंबर 1 सरल, मध्यका को समझना और ज्ञात करना बहुत ही सरल है। नंबर 2 चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव, मध्यका को ज्ञात करने में श्रेणी के चरम मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 3 आंकड़ों के अभाव में उपयुक्त, मध्यका निकालने के लिए यह आवश्यक नहीं कि सभी मूल्य दिए गए हों, अपूर्ण तथ्यों के बावजूद भी उसकी गणना की जा सकती है। इसकी गणना के लिए मध्य मूल्य और संपूर्ण इकाइयाँ ही काफ़ी होती हैं। नंबर 4 खुले सिरे वाली श्रेणी में उपयोगी, खुले सिरे वाली श्रेणी में मध्यका मूल्य सुगमता से ज्ञात किया जा सकता है। ऐसी श्रेणी में मध्यका निकालने के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा निश्चित करना आवश्यक नहीं है, जबकि समांतर माध्य निकालने में ऐसा करना अनिवार्य है। नंबर 5 है बिंदु रेखीय प्रदर्शन। तो मध्यका मूल्य को ग्राफ की सहायता से भी ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि अभी आपको बताया था। नंबर 6 निश्चित, मध्यका मूल्य निश्चित होता है और हमेशा ही ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 7 मध्यका श्रेणी के मूल्यों में से ही होती है, इसलिए प्रतिनिधित्व की दृष्टि से यह सबसे अच्छा औसत है। अब जानते हैं मध्यका के दोष। तो मध्यका के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1 समंकों का क्रम। तो मध्यका प्राप्त करने में समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, ऐसा करने में समय अधिक लगता है। नंबर 2 स्थिति संबंधी माध्य, यह श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होती, इसलिए यह केवल स्थिति संबंधी माध्य या पोजिशनल एवरेज है। नंबर 3 बीजगणितीय विवेचन। नंबर 4 है चरम मूल्यों की उपेक्षा, मध्यका चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होती, इसलिए जहां इन मूल्यों का महत्व होता है वहां यह एक उपयुक्त औसत नहीं होती। नंबर 5 प्रतिनिधित्व का अभाव, जब श्रेणी के मूल्यों का जोड़ सम हो तो मध्यका 2 मूल्यों के बीच कहीं स्थित होती है, तब यह केवल संभावित माप होता है, वास्तविक माप नहीं होता है। नंबर 6 निदर्शन का प्रभाव, मध्यका निदर्शन यानी सैंपलिंग के परिवर्तनों से प्रभावित होती है। तो ये थी जानकारी मध्यका के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे भूयिष्ठक या बहुलक के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।